अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ किया हुआ है और चैप्टर नंबर 7 वाइब्रेशन ओसिलेशन हम पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 आज हमने पढ़ना है। हमने इससे पहले एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हिस्सा पढ़ा था। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाला, फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी निकाली, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला। ये 3 फार्मूले हमने किसके बनाए थे? हमने उस पार्टिकल के बनाए थे जो वाइब्रेट कर रहा है। फिर से ज़हन में रहे, हमने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी है, हमने रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन नहीं पढ़ी है। हमने अपना काम वही रखा है। ये चैप्टर वाइब्रेशन का था, ओसिलेशन का था, इसलिए हमने इस चैप्टर में वाइब्रेशन ओसिलेशन से रिलेटेड फार्मूले बनाए हैं। तो आप जानते हैं कि पॉइंट एन बड़ा फेमस पॉइंट है, काफ़ी अरसे से इसी को जिक्र करते जा रहे हैं हम 3 लेक्चरों में। पॉइंट एन जो कि प्रोजेक्शन है किसका? पॉइंट पी का। पी वाला तो सर्कल में घूमता है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन एन सर्कल में नहीं घूमता, वो असल में डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट करता है। एन वाला पॉइंट ओ से डी पर जाता है, डी से ओ पर आता है, ओ से ई पर आता है, ई से दोबारा ओ पर आता है। बच्चों ये बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेट करता है जैसे दुनिया में हकीकत में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है। जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है, जैसे पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर मूव करता है, ऐसे ही होता है ना। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में एक मेन पोजीशन होती है, 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। एक मेन पोजीशन, 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में। इधर भी देखो ना, पॉइंट एन के साथ भी तो यही सीन है। इसकी भी एक मेन पोजीशन है, इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक हो गया ना? ओ वाली मेन पोजीशन है, डी भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ई भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एन वाला कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। दिस इज वाइब्रेशन। चलिए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पिछले टॉपिक से आपको इसलिए रिवाइज करता रहता हूँ ताकि ज़रा चीज़ें तरोताज़ा रहें। हर अगले टॉपिक में पिछले टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, ये एक बेहतरीन तरीका होता है। आज हमने टॉपिक पढ़ना है फेज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये टॉपिक शॉर्ट में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता। ये डेफिनेशन पेपर में आती है, इसका एक्सरसाइज का एक शॉर्ट भी है, व्हाट इज मीन्ड बाय फेज, ऐसे ही अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और इसमें 2 MCQs भी आते हैं। ठीक है, हम इसको उसी नज़रिए से करेंगे। देखो बच्चों, जो टॉपिक सब्जेक्टिव का है उसे सारा करना होता है, डेरिवेशन समेत पूरा लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन। और जो टॉपिक आते हैं आपके पास शॉर्ट में आते हैं, उनको आपने शॉर्ट वाले नज़रिए से करना होता है, MCQs करने हैं, उनमें डेफिनेशंस करनी है। तो ये फेज़ का जो टॉपिक है ये बेसिकली बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चंस में या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, MCQs में। सबसे पहले तो पढ़ो फेज़ होता क्या है। फेज का मतलब होता है ऐसा पैरामीटर जो किसी चीज की हालत को बताए। फेज हालत को बताने वाला पैरामीटर। वाइब्रेटिंग बॉडी का फेज वो पैरामीटर जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की हालत बताए। वो कौन सा पैरामीटर है? तो आंसर है वो पैरामीटर होता है एंगल थीटा। हम चैप्टर नंबर 16 में फिर टॉपिक पढ़ेंगे फेज के नाम से, सेकेंड ईयर में, फेज ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट का। उसमें भी एंगल ही आता है। फिजिक्स में फेज होता ही एंगल है। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो मुकम्मल हालत को एक्सप्लेन करती है किसकी? वाइब्रेटिंग बॉडी की। इसलिए हम कहते हैं कि वो एंगल थीटा इसका फेज कहलाता है। जैसे आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे हालत को एक्सप्लेन करती है। आप देखें, जिस वक्त बच्चों ये आपके पास एक पोजीशन है, यूं समझें, ये देखें, एक पॉइंट एन कैसे मूव कर रहा है। पॉइंट एन मूव कर रहा है मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है। ये नीचे इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटा इसका नाम, ये पॉइंट हमने क्या माना हुआ था? इसको हमने डी कहा था, इस पॉइंट को हमने ई कहा हुआ है। ऐसे ही है ना? देखो पॉइंट एन तो ऐसे ही मूव करता है, ओ से डी पर जाता है, डी से ओ पर, ऐसे ये नीचे आता है। अब इधर देखें ज़रा ये पॉइंट ओ। अब देखें, अगर फर्ज करें पॉइंट एन मीन पोजीशन पर जाता है, मीन पोजीशन पर एंगल है 0 डिग्री। ठीक हो गया? मेन पोजीशन से जब वाइब्रेशन शुरू होती है ना तो एंगल 0 डिग्री होता है। मेन पोजीशन को 0 डिग्री मानते हैं। आप इधर देख लेना, जिस वक्त पॉइंट पी 0 डिग्री पर होगा तो एन कहाँ होगा? मेन पोजीशन पर। बेटा एन का सारा दारोमदार पी पर होता है। अगर पी यहाँ पर है, यहाँ पर 0 डिग्री पर, इसका प्रोजेक्शन एन ओ पर होगा, मेन पोजीशन पर। पी यहाँ से चलते 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 90 पर पहुंचेगा तो एन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। बात समझ लग रही है? पी वाला यहां से घूमते 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 डी पर आया, 90 डिग्री पर आया। एन वाला कहां आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर। पी वाला यहां से नीचे आते 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 180 डिग्री पर जब आया
तो P का प्रोजेक्शन NBD से नीचे आते आते ये मीन पोजीशन पर आ गया, और ये 180 डिग्री से जब दोबारा नीचे 270 डिग्री की तरफ P जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, और P वाला जब 360 डिग्री पर जाएगा, N वाला इसका जो प्रोजेक्शन है वो E से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब है मीन पोजीशन पर एंगल 0 डिग्री, एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल 90 डिग्री, फिर मीन पोजीशन पर एंगल 180 डिग्री, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल 270 डिग्री, फिर मीन पोजीशन पर एंगल 360 डिग्री और एक वाइब्रेशन पूरी। आवाज हमें लगी है ना बच्चों? 0 डिग्री से मीन पोजीशन से गया 90 डिग्री एक्सट्रीम पोजीशन, फिर 180 डिग्री मीन पोजीशन, 270 डिग्री दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, दोबारा फिर वापस आया मेन पोजीशन पर, 360 डिग्री हो गया, एक रोटेशन पूरी, एक वाइब्रेशन पूरी, एक चक्कर पूरा। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जब एंगल 0 डिग्री था तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी मेन पोजीशन पर होगा। जब एंगल 90 डिग्री मैं कहूं तो आपको पता चल जाएगा वो एक्सट्रीम पर होगा। एंगल 180 कहूँ फिर पता चलेगा मीन पर होगा। 270 कहूँ तो आपको पता चलेगा एक्सट्रीम दूसरी एक्सट्रीम पर है। 360 पर एक वाइब्रेशन पूरी है, फिर मीन पर आया। एंगल थीटा ने बताया ना कि वाइब्रेटिंग बॉडी किस किस डायरेक्शन में किन किन स्टेजेस से होता हुआ जा रहा है। हमें एंगल से आइडिया हो जाता है कि हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी इस वक्त कहाँ पर होगा, किस हाल में होगा। एक चीज़, एंगल थीटा से हमें सबसे पहली चीज़ पता चलती है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बच्चों 0 से 90 मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, 180 डिग्री से 270 डिग्री मीन पोजीशन से फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, 270 से जब एंगल 360 होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन से फिर वो कहाँ आएगा, अपनी मीन पोजीशन पर। और कुछ तो आइडिया होगा ना, ये 90 है, ये 270 है, सेंटर में ये 0 180 360 मीन पोजीशन वाले। एंगल थीटा से हमें सबसे पहले ये चीज़ पता चलती है कि हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी इस वक्त किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्या वो मीन से एक्सट्रीम जा रही है या एक्सट्रीम से मीन जा रही है? मुझे बताओ ज़रा, अगर एंगल 90 से 180 हो तो डायरेक्शन किधर होगी? 90 से 180 किधर होगी? 90 से 180 या कहाँ से कहाँ होगी? एक्सट्रीम से मीन की तरफ होगी। पता चल गया। तो एंगल थीटा सबसे पहले हमें एक चीज़ बताती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक चीज़। दूसरी चीज़, एंगल थीटा से हमें पता चलता है डिस्प्लेसमेंट, कि इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जैसे बच्चों, जब एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है। ये वैसे मैंने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था। जब एंगल 0 से 90 होता है ना, इसका मतलब 1/4 एक चौथाई हिस्सा वाइब्रेशन का पूरा हो गया। 90 से 180 होगा, हाफ वाइब्रेशन पूरी। 180 से 270 3/4 चार हिस्सों में से 3 हिस्से पूरे हो गए। और जब 360 तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ द एंगल थीटा, इसे ओमेगा टी भी कहते हैं, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट वन थिंग एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसकी डायरेक्शन? ऑफ द पॉइंट, ऐसे पॉइंट की जो क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग एसएच। कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है, जो वाइब्रेट कर रहा है, जो ओसिलेट कर रहा है, वो पैरामीटर जो किसी ऐसे पॉइंट की डायरेक्शन बताए, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताए, उस पैरामीटर को हम एंगल कहते हैं। और दिस एंगल इज नोन एज फेज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बच्चों एंगल थीटा वाइब्रेटिंग बॉडी की हर हालत को एक्सप्लेन करता है। एंगल थीटा में यह भी बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एंगल हमें यह भी बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अजान सुनो भी, चलो ठीक है बेटा। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट परफॉर्मिंग एसएच। सिंपल। वो एंगल थीटा जो दो चीज़ें बताता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट बताता है वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितना कवर किया, और दूसरा डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में, मीन टू एक्सट्रीम या एक्सट्रीम टू मीन, जो भी है। ये दो चीज़ें जो एंगल थीटा हमें बताता है, हम इसको कहते हैं फेज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी ये वाइब्रेटिंग बॉडी की हालत को बताने वाला पैरामीटर। बेटा ऐसे
एक मुल्क का भी फेज़ होता है, कंट्री का फेज़, किसी भी कंट्री का फेज़ उसकी करेंसी होता है, करेंसी से पता चलता है मुल्क किस हालत में जा रहा है। तो हमारी कोई भी मुल्क है ना, जैसे हमारे मुल्क की करेंसी रुपया है तो हमारे मुल्क का फेज़ रुपया होगा, रुपया अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मुल्क भी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी करेंसी वीक है तो इसका मतलब हमारी मेशत मुल्क नीचे जा रहा है। तो किसी भी मुल्क का फेज़ उसकी करेंसी होता है और फिज़िक्स में वाइब्रेटिंग बॉडी का फेज़ उसका एंगल होता है। अब बच्चों आपने दो कंडीशंस में ना ये फार्मूला लिखना है। अगर कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से फिर क्या होगा, अगर कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से फिर क्या होगा। ये दो सिनेरियो समझने, ये दोनों एमसीक्यू हैं बस, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है, बस इसमें यही हिस्सा था। सबसे पहले ज़रा देखें डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, जी बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स नोड इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा या ओमेगा टी, ठीक है जी। इस केस में आ जाए ज़रा, कहता फर्ज करें कि एक बॉडी ने यहाँ से वाइब्रेशन शुरू की है, पॉइंट एन ने यहाँ से अपनी वाइब्रेशन शुरू की है इधर, जब एंगल फाई बन रहा था, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। बेटा पॉइंट पी इनिशियल यहाँ से, जीरो से नहीं मैं शुरू करता, मैं यहाँ से करता हूँ। लेट सपोज कि पॉइंट पी ने यहाँ से अपनी हरकत को शुरू किया, पॉइंट एन ने यहाँ से किया, तो इसका इनिशियल जो पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट वो किस एंगल पर है, फाई। कहता है यहाँ से पी वाला पॉइंट इधर गया है, इसने मजीद आगे एंगल बनाया ओमेगा टी या थीटा, ठीक है। मेरे पास एक पार्टिकल पॉइंट पी है, उसने ना किसी भी एक एंगल से, कोई एक एंगल था 20, 30 कुछ भी था, उसका नाम हमने रखा फाई। फाई से अपनी वाइब्रेशन को शुरू किया और मजीद आगे कहाँ तक गया है, तो आंसर है ये यहाँ से चल के इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। इसकी इक्वेशन में पता कैसे लिखूंगा, इसकी इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन फाई प्लस ओमेगा टी। इसका इनिशियल फेज फाई है, इसका फाइनल फेज ओमेगा टी है, ठीक है। फिर डबल एंगल हो गया ना, कहां से कहां तक गया, फाई से मजीद आगे कितना गया, ओमेगा टी। फाई से मजीद आगे कितना गया, ओमेगा टी। तो इनिशियल उसका एंगल फाई था 20 डिग्री फर्ज करो, इससे मजीद आगे गया है 30 डिग्री, 20 प्लस 30 टोटल 50 डिग्री एंगल बन गया उसका। तो उसका फेज कितना हो गया, 50 डिग्री। कोई एंगल ही तो फेज होता है। तो अगर एक बॉडी फाई एंगल से अपनी वाइब्रेशन शुरू करे और करते करते मजीद थीटा एंगल आगे जाए, तो उसका टोटल फेज पता कितना होगा, फाई प्लस थीटा या फाई प्लस ओमेगा टी। इसमें फाई क्या है, इनिशियल फेज, ओमेगा टी क्या है, फाइनल फेज, और फाई प्लस ओमेगा टी टोटल फेज है। टोटल फेज मतलब थीटा, और फेज थीटा कोई तो कहते हैं टोटल एंगल, टोटल फेज मतलब टोटल एंगल थीटा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बना इस केस में, बेटा फाई से मोशन शुरू हुई, मजीद आगे कितना गया, ओमेगा टी, तो ये बन गया x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन फाई प्लस ओमेगा टी। फाई उसका इनिशियल फेज है जहां पर वो था, और कहां तक गया, ओमेगा टी तक गया, ओमेगा टी उसका फाइनल फेज है, ठीक है। चले अब ये आपके पास ये एक फार्मूला बना, इफ केस 1, इफ वाइब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, इफ वाइब्रेशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से, कहां से बोलो, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर वो अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट करता है, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट करता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360, इनिशियल एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। मीन पोजीशन का पहला एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब अगर उसने अपनी वाइब्रेशन शुरू किया कहां से, मीन पोजीशन से, तो फार्मूला होगा x इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू साइन, अब उसका इनिशियल फेज 0 डिग्री है प्लस ओमेगा टी, बिकॉज फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फाई तो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल को ना, कहां से चला है, कहां से, अगर वो मीन पोजीशन से चले, अगर वो मीन पोजीशन से चले तो उसका पहला एंगल तो 0 ही लेंगे ना, 0 से आगे जितना होगा, तो फाई 0 हो गया, 0 प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फार्मूला आ गया x इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, जो भी लिखना ये आ गया, और ठीक है ना। 0 डिग्री प्लस 20 डिग्री करें 20 ही होगा, 0 डिग्री प्लस 50 करें तो 50 ही होगा,
तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा या ओमेगा टी। केस नंबर 2, अगर वाइब्रेशन स्टार्ट हो, वाइब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों अगर वाइब्रेशन स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन का पहला एंगल कौन सा है? 90। वैसे तो 270 भी आता है, लेकिन पहला एंगल लेते हैं ना, पहला एंगल। तो जैसे मीन पोजीशन में 3 एंगल आते हैं, 0, 180, 360, पहला 0 है। तो एक्सट्रीम, अगर कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन यहाँ से करे, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से चले, कहाँ जाए? मजीद आगे जाए, ये यहाँ तक आया। अब क्या होगा? अब होगा x इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, क्योंकि अब इनिशियल फेज 90 डिग्री है। समझ लगी? अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल अपनी वाइब्रेशन मीन पोजीशन से शुरू करता है तो पहला एंगल, पहला फेज 0 डिग्री होगा, 0 में प्लस करना है जो भी। और अगर कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन से करता है तो उसका पहला एंगल 90 है, 90 से आगे जाओ जिधर भी जाना। और जनरल फार्मूला क्या है? जनरल x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन फाई प्लस ओमेगा टी। फाई इनिशियल फेज है, ओमेगा टी फाइनल। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, मैथ का ही सेक्शन अगर ना भी होता, अब इतनी सी चीज़ तो याद रखनी है, 90 डिग्री पे फंक्शन बदल जाता है, याद करो जरा, साइन कोस में कोस साइन में। तो फिर यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू एक्स नोट, 90 की वजह से साइन कोस हो गया, पीछे थीटा या ओमेगा टी बच। लो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में कोस कब आता है? आंसर है जब वाइब्रेशन एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने भी फार्मूला ड्राइव किया था सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। सही है वो फार्मूला, लेकिन वो उस वक्त है साइन वाला फार्मूला जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो मीन पोजीशन से, फिर फार्मूले में साइन आएगा। लेकिन अगर वाइब्रेशन स्टार्ट होती है ना एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर फार्मूले में साइन नहीं आता, कोस आता। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में वैसे तो साइन आता है जब, क्योंकि अक्सर हम अपनी वाइब्रेशन मीन पोजीशन से लेते हैं, लेकिन अगर कभी वाइब्रेशन स्टार्ट हो एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर फार्मूले में साइन नहीं आएगा, फिर कोस आएगा। ये देखिए x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस थीटा या कोस ओमेगा टी। बात समझ लगी है कि नहीं? साइन कब आएगा फार्मूले में? x के फार्मूले में जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगी मीन पोजीशन से, और अगर वाइब्रेशन मीन से ना हो, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, तो फिर फार्मूले में कोस आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस थीटा। ठीक है बेटा, 90 पे सेम वही होगा, 90 पे फंक्शन बदलता है, π/2 पे, π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, मैथ का सेक्शन आप जानते हैं, π/2 पे फंक्शन बदल जाता है। तो वो 90 का ही मल्टीपल है ना 270 भी, तो फंक्शन बदलना ही बदलना, वो एक ही बात है। मतलब ये है कि इधर से वाइब्रेशन नहीं शुरू की तो इधर से काट लो, वो है तो एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा वैसे एक और चीज़ आपको बताऊं, जब हम इधर से कर रहे हैं ना, हम इसको 0 मान रहे हैं, ये 90 है, लेकिन जब हम इधर से करते हैं हम इसको 0 मानते हैं, ये 90 मान लेते हैं, वो हमने वही सीन चला देना। ठीक है बेटा, दिस इज फेज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुनना है, याद रखना है, और बल्कि एक्सरसाइज का एक सवाल है 7.7, बल्कि 1 मिनट सारे ज़रा निकालें बच्चों। 7.7 हाँ जी, एक्सरसाइज का सवाल है, मैं यहाँ पर ये मिटा भी देता हूँ। हाँ जी, हमारा ये एक्सरसाइज का शॉर्ट है जो आज इस टॉपिक से रिलेटेड है, 7.7 वाला। हाँ जी, उसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय फेज। मीन्ड बाय का मतलब डेफिनेशन होता है, फेज की डेफिनेशन बताओ। फिर अगला उसने इसी के साथ एक सवाल जोड़ा है, पढ़ो भाई। एक पढ़े, कहता है क्या ये एंगल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्राइविंग फोर्स के दरमियान है? आंसर है बिल्कुल नहीं। फेज है क्या? ये डेफिनेशन है। ये देखें, ये एक पॉइंट P है जो अपने x के साथ एक एंगल बनाता है, दिस इज फेज। देखना मेरे पास एक रोटेटिंग वेक्टर था P जो घूम रहा है, उसने अपने x के साथ जो एंगल बनाया हुआ है उसको कहते हैं फेज। कहाँ ड्राइविंग फोर्स, कहाँ डिस्प्लेसमेंट, हमें कुछ नहीं पता। फेज एक सिंपल एंगल थीटा है जो एक पॉइंट P अपने x एक्सिस के साथ बना रहा होता है, बस सिंपल है।
अच्छा, ये तो इस टॉपिक के रिलेटेड था। एक दो और भी शॉर्ट हैं, वो भी 1-1 मिनट का है। चौथा और तीसरा नहीं, चौथा और पांचवा। What is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period? चौथा कहता है अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ए है तो एक टाइम पीरियड में वो कितना फासला कवर करेगी एक टाइम पीरियड में। तो आंसर है बच्चों, याद रखना, एक वाइब्रेशन 4 हिस्सों में पूरी होती है। यूं समझ लें 4 एम्पलीट्यूड में पूरी होती है। एक वाइब्रेशन के 4 एम्पलीट्यूड होते हैं। पता कैसे? ये देखो, अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर, इधर से ले लो ना, एक्सट्रीम पोजीशन से ले लो। ये देखो, एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन तक एक एम्पलीट्यूड, मीन से ये दूसरी एक्सट्रीम तक 2 एम्पलीट्यूड, 2 जाते हुए हो गए, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन और मीन से फिर दोबारा पहले वाली एक्सट्रीम, तो एक वाइब्रेशन में जा। तो एक वाइब्रेशन में टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो 4a या 4x नोट है। चूंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड x नोट नहीं a है तो 4a होगा। अगर एम्पलीट्यूड x नोट होता 4x नोट, अगर एम्पलीट्यूड a है तो 4a। तो एक वाइब्रेशन में कितना फासला कवर होता है? जब कोई भी बॉडी अपने टाइम पीरियड जितना मूव करती है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक वाइब्रेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। तो कोई भी बॉडी अगर अपने टाइम पीरियड जितना मूव करती है, कोई भी बॉडी अगर अपने टाइम पीरियड जितना मूव करती है तो वो कितना फासला कवर करेगी? तो आंसर है वो एक वाइब्रेशन करेगी। एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस होता है 4 एम्पलीट्यूड के बराबर। अगर एम्पलीट्यूड a है तो 4a, अगर एम्पलीट्यूड x नोट है तो 4x नोट। तो 2 वाइब्रेशन में कितना हो जाएगा? 8, 3 में 12, 4 में 16। आधी वाइब्रेशन में 2, आधी वाइब्रेशन में इसको 2 से तकसीम करो, 1/3 वाइब्रेशन में 3 से तकसीम करो, 1/8 वाइब्रेशन में 8 से करो, 1/16 वाइब्रेशन में कितना होगा? 16 से तकसीम करो। ऐसे आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो खुद ही। और जब एक की कीमत पता चल जाए तो बाकी निकालना हो, ज़रब दे के निकालते हैं। 7.566, हाँ 6 मैंने कहा था, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अभी। 7.6 पढ़े कोई बच्चा? पहला सवाल, इस सवाल में पहला हिस्सा क्या कहता है? एसएचएम में ऑसिलेशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? आंसर है नो। और एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है ना, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। बेटा भी कल ही तो पढ़ा है हमने। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वाइब्रेशन में x जब सेम नहीं होता तो फिर a भी तो सेम नहीं होगा ना। x बदल रहा होता है तो a भी बदलेगा। एक चीज तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वाइब्रेशन में। नंबर 2, क्या एक्सेलरेशन कभी 0 होता है? बिल्कुल होता है। कब 0 होगा? तो आंसर है जब x 0 होगा। कहां पर? मीन पोजीशन पर, तो a भी 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 होता है मीन पोजीशन पर, वहां पर x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। ठीक है बच्चों, तो ये अल्लाह हाफिज़।